ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मेरे हाथ में है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि 7 मार्च 2023 को हुआ था एसएससी के लेट शेड्यूल की वजह से। इस सीरीज में होने वाले पिछले 3 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आखिरी है। मैं इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करके बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, पैराजंबल में किस तरह से 4 ऑप्शन में से बाकी एलिमिनेट करने हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। कॉम्प्रिहेंशन को क्या अप्रोच के साथ, क्या स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों का 25, 26, 27 को एग्जाम है वो बातें मेरी ध्यान से सुने। मैं इसमें ऐसी बहुत सारी काम की बातें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेवेंट है। जिन बच्चों का 25, 26, 27 को एग्जाम नहीं है वो भी मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रामर के और दूसरे इंग्लिश से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में सीधे इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। हैरी सेड दैट ही वुड नॉट बी इन टाउन ऑन फ्राइडे। देखो सेड दैट लगाया तो सेड तो ऐसी हो जाएगा, ये सेइंग वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, अब ही वुड, ही किसकी वजह हिसाब से चेंज हुआ होगा, आई रहा होगा, चारों में आई है तो आई। अब वुड का विल हो रहा होगा ना भाई, वुड क्या है तो विल होगा डायरेक्ट स्पीच में, तभी तो इनडायरेक्ट में वुड हो गया। इसका मतलब पहले का 4th ऑप्शन है। तो मक्खन क्वेश्चन है, इसमें तो टीचर की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। द बोर्ड रिव्यूइंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अफिलिएटेड कॉलेज फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स वाज यूजुअली गुड बाय समवॉट इरेगुलर। अगर आपने स्पेलिंग्स एरर या स्पेलिंग्स मिस्टेक पर अच्छा काम किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के सारे आपने स्पेलिंग एरर जो आए हुए हैं उन पर ध्यान दिया है, या आपको न्यूज़पेपर या इस तरह की बुक्स पढ़ने की आदत है और आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आपको ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, द बोर्ड रिव्यूइंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अफिलिएटेड कॉलेज फाउंड, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 4 ऑप्शन देखिए और 4 ऑप्शन में से जो एक स्पेलिंग गलत है वो आप शॉर्ट आउट कीजिए। इस स्टेटमेंट को पढ़ना यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ना आपका टाइम वेस्ट ही कराएगा। आप सीधे ऑप्शंस को देखिए, आप उसमें से सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन सा जो वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है। जैसे मैंने इसको डायरेक्ट देखा था, रिव्यू सही है, इरेगुलर सही है, एकेडमिक सही है। अफिलिएटेड, अफिलिएटेड की स्पेलिंग गलत है। अफिलिएटेड की स्पेलिंग होती है AFFILIATED। अफिलिएट, अफिलिएट से बना अफिलिएट वर्ब है, अफिलिएटेड बना वर्ब की 3rd फॉर्म, ये 2nd फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंडरलाइन वर्ड के लिए एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। इवन अब देखो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आप स्टेटमेंट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ बहुत सारे वर्ड फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि वो एक से ज्यादा मीनिंग में होते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग में हो सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन में हो सकते हैं। कभी फंक्शन के आधार पर उनका मीनिंग चेंज होता है, कभी मीनिंग के आधार पर उनका फंक्शन चेंज होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर उस स्टेटमेंट को, सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है, ये जानने के लिए कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में, किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। और सिचुएशन का, कंटेक्स्ट का पता चलेगा स्टेटमेंट को पढ़कर ही। Even though James won the election, he has not brought any of his campaign promises to fruition. अब देखो फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या हो गया, फल, मतलब रिजल्ट, तो फ्रूटेशन का मतलब भी वही है। ठीक है, रिजल्ट या समथिंग। अब देखो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। कई बार एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया होता, एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग नहीं दिया होता, लेकिन करीब करीब ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दिया होता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को ही हमें टिक करना पड़ेगा अगर वो ऑप्शन में दिया है तो। अकम्पलिशमेंट, कंसीलमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, नरिशमेंट, नहीं, अकम्पलिशमेंट फ्रूटेशन से मैच कर रहा है, बाकी तो इनका मीनिंग ही अलग है। कंसील का मतलब अलग है, डिसअपॉइंट का मतलब अलग है, नरिशमेंट का मतलब अलग है।
ठीक है, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ पर चलिए, ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर को देखेंगे, अपने ग्रामर जो हमने स्ट्रक्चर सीखी हुई है उसका इस्तेमाल करके इसको ऑप्शन को शॉर्ट आउट करेंगे। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। देखो, ये जो व्हेन क्लोज होती है ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज होती है, मतलब एक क्लोज है। क्या कह रहा हूं मैं, इसको क्लोज कह रहा हूं, व्हेन क्लोज कहा जाता है इसको। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा क्लोज हो और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लोज हो वो उसमें हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हो रहा हो उसमें, सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ी हुई हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा मेन क्लोज से, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एवरीबडी स्टेयर्ड, एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, स्टेयर्ड। देखिए मैं बता देता हूं आपको, वैसे मैंने इस पे लेक्चर डाला हुआ है इसी चैनल में। जैसे ये सेंटेंस है एवरीबडी, जिनको नहीं पता क्लोज क्या होती है उनको मैं बता देता हूं। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी, एरर तो आपको पता चली गई होगी, जो कि इंग्लिश को मेरे तरीके से या सही तरीके से ग्रामर की स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ते हैं, एरर तो वो भी छाट ही देते हैं, कई बार नहीं छाट पाते हैं। कोई आसान सी रटी रटाई प्रीवियस ईयर पे एरर आ जाती है तो वो छाट देते हैं। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं क्लोज का मतलब है, क्लोज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक मेन वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, क्लोज कह रहे हैं। तो देखो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक मेन वर्ब ये हो गई, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया पूरा ये हो गई क्लोज वन। और अब देखो ये भी एक व्हेन क्लोज है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज क्यों कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो व्हेन क्लोज है टाइम बताने के लिए तो यूज हो रही है, किसका, इस वाली एक्शन का, इस वाली एक्टिविटी का। इस पे मैंने पूरा लेक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये क्लोज तभी होगी व्हेन क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन आता है क्लोज जोड़ने के लिए, इसका मतलब इसको भी क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब है कि इसको मेन वर्ब होना चाहिए, वो तो बन सकती है लेकिन इसको सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी जो प्रोनाउन होते हैं ना, इनका सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। नाउन के केस में ऐसा नहीं होता, रहीम का रहीम ही रहेगा, यही सब्जेक्ट रहेगा यही ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग होते हैं, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम, ठीक है। तो फोर्थ का हो गया दूसरा, दूसरे में एरर है, व्हेन मी की जगह व्हेन आई होना चाहिए, क्योंकि व्हेन एक कंजंक्शन है, वो क्लोज को जोड़ने के लिए आया है। पांचवा देखो, व्हेन इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन है, वैसे तो एक एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब ही है लेकिन कंजंक्शन का काम भी करता है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन आर्च स्ट्रक्चर इन ए गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स। पाथ, पाथ का मतलब तो आपको पता है क्या हो गया, रास्ता, रूट, कोई ट्रैक, कोई लेन। शेड, शेड का मतलब भी आपको पता है, शेड किसे कहते हैं, टीन शेड होते हैं, टेंट के शेड होते हैं। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है अबोर्ड, कोई किसी को लिविंग के लिए किसी को रहने का स्थान दे दिया उसको कहते हैं शेल्टर। जैसे गुफाएं शेल्टर होती थी, जैसे सड़कों के नीचे जो फ्लाईओवर होते हैं उनके नीचे लोग सो जाते हैं, फुटपाथ पे लोग सो जाते हैं, तो ये भी शेल्टर की तरह काउंट हो सकते हैं। शेल्टर का मतलब अबोर्ड, लिविंग प्लेस। परगोला, परगोला उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि गार्डन में हम लगा देते हैं लकड़ियों को। आप मैरिज रिसोर्ट में जाते होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि लकड़ी का वुडन स्ट्रक्चर खड़ा रहता है और वो बैठ नीचे सोफा वगैरह डाल देते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं परगोला। एन आर्च स्ट्रक्चर इन ए गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स। मैं इसका इमेज आपको दिखा देता हूं, ये होता है, ऐसा होता है परगोला,
ठीक है, तो पांचवे का हो जाएगा फोर्थ। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग से वर्ड दिया है, लेकिन इसके ऑप्शन इतने आसान है कि कोई भी अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा तुक्का लगाएगा तो कर देगा। पांचवे का फोर्थ। छठा, ये भी शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। द वन हु लेफ्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये तो इसके लिए तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन देखना पड़ेगा, टिक भी तो करना है। मिजोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? मिजोजिनिस्ट का मतलब होता है वन हु डिस्करेज वुमन और वन हु हेट्स वुमन, वन हु डिसलाइक्स वुमन, उसको कहते हैं मिजोजिनिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? पेसिमिस्ट का मतलब होता है वन हु इज नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है द वन हु लव्स मैनकाइंड। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु पॉजिटिवली होपफुल अबाउट द फ्यूचर। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक दूसरे के एंटोनियम है। सिक्स का हो जाएगा थर्ड। सेवन पे चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल है। सी सैड इम्पेशेंटली, आई डोंट नीड एनी हेल्प। सी सैड इम्पेशेंटली तो देखो चारों ऑप्शन में कॉमन है, डेट कॉमन है। तीसरे ऑप्शन को हटा दो क्योंकि उसमें डेट नहीं है। कंजंक्शन तो चाहिए दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। शी सैड इम्पेशेंटली, अब देखो अगर यहाँ पर डोंट नीड है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? डिडंट नीड हो जाएगा। सातवें का फोर हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप सीख ही रहे हैं, इसके लिए तो टीचर्स की भी जरूरत नहीं है, आपने खुद कर लिए होंगे। शी डिडंट नीड एनी हेल्प, 7 का 4। 8वें पे चलिए, fill in the blanks. The athlete was badly injured due to a fall on the track. पहले में टी ओ डब्ल्यू, टोड तो एक मेंढक होता है, टो आ जाएगा इसका। 8th का हो जाएगा थर्ड। टू एक प्रीपोजिशन है तो वो भी नहीं आएगा। यहां पर देखो ये पॉजेसिव केस है ना, द एथलीट के बाद अपोस्ट्रोफियस लगा है। द एथलीट के बाद अगर अपोस्ट्रोफियस लगा है इसका मतलब वो पॉजेसिव नाउन हो रहा है, तो आगे जो भी लिखा जाएगा वो एक पोजेशन लिखा जाएगा, वो एक नाउन होना चाहिए। तो नाउन हो रहा है यहाँ पे टो, TOE। 9th पर चलिए, तो 8वें का थर्ड हो गया। 9th पर चलिए, इसमें जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसको, इसके बारे में कुछ करना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करें, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, कहां से किससे बदले इसको। तो ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द US। सही है ये तो। सो पॉपुलर देन ये नहीं आएगा। देखिए सो क्लोज जहां भी लगती है ना, सो पॉपुलर आपने लिखा, अब ये पॉपुलर एडजेक्टिव हो गया, सो हो गया इसके लिए ऐड हुआ, ये तो सही हो गया। लेकिन एक डेट क्लोज इसको फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि सो का मीनिंग अधूरा रहता है, सो का मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। सो का मीनिंग या सो के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये डेट क्लोज एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होती है। मतलब हिंदी वाले समझ ले, इतना पॉपुलर कह दिया। अब इतने पॉपुलर से पता चलिए कि कितना पॉपुलर नहीं ना, तो कितना पॉपुलर बताने के लिए ही डेट क्लोज आती है। कहने का मतलब है कि सो जब एडवर्ब होगा इस तरह से तो डेट क्लोज उसे फॉलो करती है। तो ये तो सो पॉपुलर देन के बारे में मैंने बता दिया, वैसे तो ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। द मोस्ट पॉपुलर देन नहीं होना चाहिए। द मोस्ट पॉपुलर देखो, द मोस्ट लगा दिया आपने सुपरलेटिव और लगा रखा आगे देन। एज मोर पॉपुलर देन नहीं होगा क्योंकि एज में सिमिली लगा दिया आपने। एज एडवर्ब जो होता है वो सिमिली के लिए यूज होता है और आपने कंपैरेटिव भी यूज कर दिया, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो नो का हो जाएगा थर्ड, जो लिखा है वही सही है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां एक पैराग्राफ, वो पैराजंबल टाइप का है ये। S1 और S6 इसने फिक्स किए हुए हैं, बीच वाले सेंटेंस हमें सही लॉजिकल ऑर्डर में, सही लॉजिकल सीक्वेंस में लगाने हैं। वही स्ट्रेटेजी रहेगी, हम ग्रामर की स्ट्रक्चर का भी यूज करेंगे, सिंटैक्स का यूज भी करेंगे और सेमेंटिक्स का, मीनिंग का यूज भी करेंगे, ये पता लगाने में कि कौन से दो सेंटेंस आगे पीछे होने चाहिए। जब दो सेंटेंस का लॉजिकल ऑर्डर पता चल जाएगा तो एक या दो ऑप्शन या कभी कभी तो 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और दो सेंटेंस का लॉजिकल ऑर्डर पता चल गया तो और एक दो का देख लो,
और एक दो सेंटेंस का लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस पता करो। इसी तरह से सोल्व होते हैं ये क्वेश्चन, और इतने टफ नहीं दिए जाते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 में कि आपको बहुत ज्यादा उठापटक करनी पड़े। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के जो पैराजंबल होते हैं उनमें अगर आप दो सेंटेंसेस का लॉजिकल ऑर्डर पकड़ रहे हैं तो आसानी से आप कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। कोई शायद एक आध कभी कभार इधर उधर से पैराजंबल उठ के आता है जहां पर ये चीज फेल हो रही होती है और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ता है। मैं वहां भी बताऊंगा कि उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, 10वें का चलते हैं शुरू में। इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेट्समैन एंड नेशनल लीडर। अब देखो, बट आपको सबको पता है कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन दो क्लोज जोड़ने के लिए स्टार्ट होता है। शुरू में क्या लिखा है? इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बट इससे तो जुड़ेगा नहीं। अगर मैं इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सीधे ए लिख दूं, बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेट्समैन एंड नेशनल लीडर, तो कंजंक्शन से तो जुड़ेगा नहीं ना। और वैसे ही बट आल्सो आ रहा है, ठीक है, तो ये कंजंक्शन ही होगा। कहने की बात ये है कि बट से स्टार्ट होने वाली ये जो ए ऑप्शन है ये तो शुरू में आ नहीं सकती, मतलब तीसरा ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ये आ सकता है। अ वैलियंट फाइटर फॉर द कोज ऑफ द डाउन ट्रॉडन इन इंडिया। देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का आपको पता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन में रहते हैं। नॉट ओनली डिटर्मिनर की तरह काम करता है और बट ऑल्सो कंजंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन चैप्टर में मैं बड़ी डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर को समझाता हूं कि इसकी क्या पोजीशन होती है, किस पोजीशन में इसका क्या मीनिंग निकलता है। आपको अच्छे से पता है कि बी के बाद ए आना चाहिए। वी हैव नॉट ओनली ए क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेट्समैन एंड नेशनल लीडर। तो आप बी ए देख लो। अगर आपको ये लॉजिकल ऑर्डर पता चल गया और आप कंफर्म है कि ये तो होगा ही होगा, बाकी के सेंटेंस चाहे कहीं भी होंगे लेकिन ये तो होगा होगा, तो पहले बी ए को देख लो ना। बी ए कौन से ऑप्शन में है? बी ए बी ए बी ए एक ही ऑप्शन में है, वो है 10वें का फोर्थ, मतलब यही हो जाएगा। अब देखो, ये एकदम कंफर्म है बिल्कुल। अब इसमें आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप और कंफर्म होना चाह रहे हैं तो इसी ऑप्शन को वेरीफाई कर लो। बी ए सी डी को वेरीफाई कर लो। बी ए हो गया, क्या सी आ सकता है? A valiant fighter for the cause of the downtrodden in India, whose contribution in the form of the Constitution of India will be cherished forever by posterity। बिल्कुल सही, वेरीफाई करके ही पता लग रहा है कि 10वें का फोर्थ होगा। उसी लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में एक सही एक्यूरेट मीनिंग पर हम पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से ये करने होंगे। 10 का हो जाएगा फोर्थ। 11वें पे चलिए। एक्टिव पैसिव का खेल है। द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस वाज फर्स्ट हेard by रजत इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, रजत देखो, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये यही करता है। एक या दो ऑप्शन में, कभी कभी तो 3 ऑप्शन में ये टेंस चेंज कर देता है। तो सबसे पहले आप टेंस पे फोकस किया करो, मीनिंग चेंज कर देता है। ये इधर उधर स्ट्रक्चर कर देगा तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखो, बाई रजत लिखा है तो रजत ही सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव में, यानी कि डूअर तो यही होगा। तो रजत से स्टार्ट होगा, रजत फर्स्ट। अब पहला और थर्ड ऑप्शन तो हटा ही दो, फिर एलिमिनेट ही कर दो ना, क्योंकि रजत नहीं आ रहा उसमें शुरू में। रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी। अब देखो, फोर्थ ऑप्शन में भी रजत फर्स्ट स्टोरी, यहां पर भी इसने फिर से गड़बड़ कर दी, यहां पर इसने मीनिंग चेंज कर दिया। तो मतलब 11वें को हो जाएगा दूसरा। आगे सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, शुरू के 4 शब्दों से तय हो गया कि सेंटेंस में क्या होना है। ठीक है, 11वें का हो जाएगा दूसरा। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल है। द मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग। कितना आसान है। द मदर सेड द किड्स आर प्लेइंग, यानी कि 12वें का हो जाएगा दूसरा। 13वें पे चलते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ पेयर ऑफ शूज। ये तो स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा लग रही है मेरे को। 13 का 4। ठीक है, आपको पता है कि नाउन इस तरह से यूज होते हैं जो कि जिनकी, देखो, अब पेयर ऑफ शूज क्यों लिखा जाता है?
अ पेयर ऑफ स्पून नहीं लिखा जाएगा, अ स्पून लिखा जाएगा या टू स्पून लिखा जाएगा, अ पेन लिखा जाएगा या टू पेन लिखा जाएगा। अ पेयर ऑफ पेन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं लेकिन कंपल्सन नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे यूनिट होते हैं, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी सिंगल यूनिट एग्जिस्टेंस में नहीं होती। एक शूज का क्या मतलब है, एक शूज कौन खरीदेगा? हालांकि एक शूज कंपनी बनाती है लेकिन यूज में तो नहीं आता ना एक शूज। तो इनकी जो काउंटेबल यूनिट होती है, इनका जो लेन देन होता है वो एक्चुअली में पेयर में होता है, तो इसीलिए इनको पेयर के साथ लिखना पड़ता है। अ पेयर ऑफ शूज, द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, 14 पे चलते हैं। ये भी एक पैराजंबल है, पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑर्डर का पता लगाएंगे और फिट करेंगे। No country has yet achieved the combination of very high human development with the light ecological footprint, and the impacts of climate change and biodiversity loss are growing. ठीक है, impacts of climate change and biodiversity loss are growing, compounded by a climate emergency, political polarization and challenged multilateralism, continued conflicts and forced displacement. The number of people living in poverty rose in 2020 for the first time since 1998 by an estimated 119 to 124 million, and inequalities are growing and the traditional social contract is no longer working for many. अब देखो यहां पर इसने जो कंपाउंडेड बाय लिखा है ना, तो किसी चीज को एक कंपाउंड किया होगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, टू एक साथ आना, किसी चीज के साथ मिलकर उसको और ज्यादा बेहतर या और ज्यादा वर्स बना देना, और ज्यादा खराब कर देना, यही तो हुआ कंपाउंडेड बाय। सी पढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा सा आइडिया मिला कि ये किस चीज को कंपाउंड करने के लिए कह रहा है। द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030 वाज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट even before the COVID-19 pandemic hit. Today's development challenges are dynamic, interconnected puzzles of multidimensional risk that require systemic solutions, and multilateral cooperation is vital in addressing these shared challenges that cross boundaries of geography and time. Okay, इसका तो नहीं है। डेवलपमेंट चैलेंजेस सी के बाद भी आ सकता है। देखो, challenges of reaching agenda 2030 was already significant even before the COVID-19 pandemic hit, compounded by a climate emergency, political polarization and challenged multilateralism, continued conflicts and forced displacement. The number of people living in poverty rose in 2020. यही तो था चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030, यानी कि सी के बाद बी आ सकता है। नो कंट्री हैज येट अचीव द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये किसके बाद आएगा? डेवलपमेंट चैलेंजेस आर डायनेमिक, डी के बाद ए आना चाहिए। देखो, डेवलपमेंट चैलेंजेस के बारे में डी बताया और फिर ये बताया कि कोई कंट्री अभी तक इतने हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अचीव नहीं कर सकी। नो कंट्री हैज येट अचीव द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, तो देखो ये डी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ए से नहीं हो रहा, बी से नहीं, सी बी डी ए से। सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है 14 का फर्स्ट। थोड़ा सा टफ है क्योंकि ग्रामर यहाँ पर हेल्प नहीं कर रही है, हमें मीनिंग के हिसाब से देखना पड़ रहा है लॉजिकल ऑर्डर को, लेकिन हमें ये पता लग गया कि सी के बाद बी होना चाहिए, क्योंकि ये जो बी कंपाउंडेड बाय ए क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया है ना, ये सी के लिए लगाया है। द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030, ये जो चैलेंज था इसको और ज्यादा क्लाइमेट इमरजेंसी ने वर्ष कर दिया इसके साथ आकर। ठीक है, तो सी बी, और ये पता है कि हमें डी का ए के साथ कॉम्बिनेशन है, और डी का ए के साथ कॉम्बिनेशन पहले में है या दूसरे में है। बी सी तो होगा नहीं, बी सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी पहला स्टेटमेंट होना नहीं है। तो इसी आधार पर, इसी वजह से हमें फर्स्ट चुनना होगा। सी बी में और बी सी में अगर दौड़ होगी तो सी बी जीतेगा, बी सी नहीं, क्योंकि बी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस तरह से पता लगाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, आपको पढ़ने की उसको आदत है, तो आप समझ जाएंगे। 14 का फर्स्ट हो गया। 15 पे चलते हैं। 15 भी एक पैराजंबल है, वही करेंगे।
दो सेंटेंसेस के लॉजिकल ऑर्डर का पता लगाएंगे और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। द प्राइसेस ऑफ कुकिंग गैस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स हैव रजिस्टर्ड ए शार्प राइज। ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। In recent years, the prices of essential commodities have gone up sharply. ठीक है। The low income groups and the salaried classes are the worst sufferers. Living has become quite a costly affair these days. देखो, P और Q से तो कोई क्लू मिला नहीं मुझे, सही बताऊं तो मुझे, लेकिन R और S से क्लू मिला। मुझे मिला कि S में बताया है लिविंग के बारे में, और उस लिविंग को और ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कॉस्टली अफेयर हुआ। आर में उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया, लिविंग हैज बिकम क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर दीज डेज, द लो इनकम ग्रुप्स एंड द सैलरीड क्लासेस आर द वर्स्ट सफरर। तो मतलब एस और आर एक कॉम्बिनेशन मैंने पकड़ लिया। अब देखो एस आर कॉम्बिनेशन या तो फर्स्ट में है या थर्ड में है, मतलब दूसरे को और चौथे को तो अभी हटा ही दो, ये तो होंगे ही नहीं। पहले और तीसरे में से हमें कोई एक छांटना है। अब क्यू से क्या स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स द प्राइसेस, नहीं, देखो प्राइसेस बढ़ गए, उन प्राइसेस की वजह से क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब जो पहले स्टेटमेंट उसने बोला है, लिविंग हैज बिकम क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर दीज डेज, इसी का तो एक्सप्लेनेशन है, इसी के बारे में तो बता रहा है। पहले स्टेटमेंट में उसने एक इंट्रोड्यूस किया लिविंग को कि लिविंग कॉस्टली अफेयर हो गया, उसके बाद वो बता रहा है कि लो इनकम ग्रुप के लिए ऐसी हो गई, सब्जियों के दाम बढ़ गए, ये सब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो बता रहा है। तो क्यू से नहीं, एस से स्टार्ट होना चाहिए पैराग्राफ, यानी कि 15 को हो जाएगा पहला SRQP। थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ी सी मीनिंग, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के चलोगे तो आसान आते हैं SSC CGL Tier 2 के पहला नंबर। 16, select the most appropriate option to fill in the blank. When the victim narrated his version of the incident, the jury was completely satisfied, excruciatingly satisfied, perfectly satisfied। perfectly satisfied नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए परफेक्ट नहीं आता है। ऑनेस्टली सेटिस्फाई ये भी नहीं होगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब भी नहीं है, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। एक्सक्रूशिएट एक वर्ब है, एक्सक्रूशिएटिंग उस वर्ब की ING फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, एक्सक्रूशिएटिंगली एडवर्ब की तरह यूज होगी। एक्सक्रूशिएट का मतलब है टोरमेंट समवन, या टॉर्चर, या अनोय समवन, मतलब किसी को सताना, मेंटली और फिजिकली। टोरमेंट समवन फिजिकली और मेंटली, ये होता है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग वर्ब की ING फॉर्म, एक्सक्रूशिएटिंग वर्ब की ING फॉर्म वो हो गई एडजेक्टिव की तरह, एक्सक्रूशिएटिंगली हो गया एडवर्ब, तो ये भी नहीं आएगा। व्हेन द विक्टिम नरेटेड हिज वर्जन ऑफ द इंसिडेंट द जूरी वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। 16 का हो जाएगा फर्स्ट। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन एक ग्रामेटिकल एरर है। डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट अफार अ राइड। समझा देता हूं, बहुत बच्चों को इसमें एरर पता नहीं चलेगी, क्योंकि अफार एक ऐसा वर्ड दे रखा है जो कि प्रीवियस ईयर में शायद नहीं आया है, एक नया वर्ड है, लेकिन मीनिंग बहुत ही सिंपल है। चलो देख लेते हैं, चलो समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। आपको सबको पता है डैनियल नाउन है। अब नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तीनों संभावनाएं हम लेके चलेंगे। एक एक संभावना को ग्रामर की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे एलिमिनेट करते जाएंगे। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट होता तो किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता, लिंकिंग वर्ब लिखी होती, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा होता। क्या होती है लिंकिंग वर्ब? लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है इस चैनल में, वर्ब की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको देखनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता। इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर होता तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता,
या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं या प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना ही प्रीपोजिशन लिखी है, इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। जब ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई तो अब ये क्या बचा, सब्जेक्ट। और वैसे भी असर्टिव सेंटेंस है, आपको रटी रटाई है इसकी स्ट्रक्चर की, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो डैनियल जो कि एक नाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में, नाउन हुआ इसका पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट हुआ इसका फंक्शन। सेट मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर कोई आ नहीं रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है लेकिन मेन वर्ब एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर की कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग नेचर की कौन सी वर्ब होती है, लेक्चर में देख लेना, बहुत काम की बातें बताता हूं मैं। एक्शन नेचर की वर्ब है तो एक्शन नेचर की वर्ब भी दो तरह की हो सकती है, या तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। देखो एक्शन नेचर की वर्ब जहां पे कोई एक्टिविटी हो रही हो, सेट एक एक्टिविटी है ना, ठीक है। तो ये भी दो तरह की होंगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, क्या लिख रहा है इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, नहीं लिख रहा ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिख रहा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा। फिर ये क्या हुई, फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। बाकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, किस तरह से काम करती है, इस पे आप लेक्चर इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, इतनी चीजें अभी यहां डिस्कस नहीं करेंगे। अभी यहां पर काम की बातें। ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन आते क्यों है सेंटेंस में, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों से, प्रीपोजिशन आते हैं किसी नाउन को या किसी नाउन फ्रेज को या किसी प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। यानी कि हिज बाइक को अगर हमें जोड़ना था तो हमें प्रीपोजिशन लगा के ऐड करना पड़ा, ऐसे नहीं कर सकते थे। ये क्या है, नाउन, ये क्या है, डिटरमिनर। अब इसे नाउन कहोगे या डिटरमिनर कहोगे, भाई इस सिंगल वर्ड को तो नाउन कह दोगे, इस सिंगल वर्ड को डिटरमिनर कह दोगे, लेकिन इस पूरी फ्रेज को, इसको फ्रेज कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसका कोई मीनिंग हो, जो एक ग्रामेटिकल पैटर्न में लिखी हो, उसको एक फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, पूरा लेक्चर फ्रेज और क्लोज पे ही पड़ा हुआ है। तो नाउन हो गया ये और ये हो गया डिटरमिनर। तो अब इस पूरे को, पूरा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पूरी जो फ्रेज है, इसको डिटरमिनर कहोगे या इसको नाउन, इसके लिए देखना पड़ेगा इसका मूल शब्द। इसका मूल शब्द है नाउन, यानी कि जो मेन वर्ड है इस पूरी फ्रेज में नाउन है। डिटरमिनर तो खुद बाइक के लिए आया है, तो ये हो गया नाउन, नाउन के फंक्शन में है, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट तो खुद नाउन या प्रोनाउन ही होंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, नाउन फ्रेज। अब इसको नाउन नहीं कहूंगा मैं, नाउन फ्रेज कहूंगा। ठीक है, एंड लग गया कंजंक्शन, ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं फैन बॉयज। इसका तो रट्टा मार ही लिया होगा आपने, फैन बॉयज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। इनको कोऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेम ऑर्डर की, कोऑर्डिनेट मतलब को, जो सेम ऑर्डर की हो, कोऑर्डिनेट मतलब एक ही ऑर्डर की हो। एक ही ऑर्डर से मतलब क्या है, जो एक ही ऑर्डर की हो, एक ही रैंक की हो। भाई मेरी रैंक का कौन हुआ, मैं एक टीचर हूं, तो मेरी रैंक का एक टीचर हुआ। ठीक है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल या कोई और बड़ी डेजिग्नेशन में से हाईएस्ट रैंक हुई, हाईएस्ट ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक की स्ट्रक्चर को, सेम ऑर्डर की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। मतलब ये अगर वर्ब है तो इसको किससे जोड़ा जा रहा होगा, इस वर्ब से। अब देखो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया आपने। ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक एक्शन है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो यहां पर ये जो वर्ड लिखा है, आपने एक वर्ड सुना होगा फार, फार एडवर्ब होता है। ठीक है, मेन फंक्शन में एडवर्ब होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डिस्टेंट फ्रॉम द पोजीशन।
ये जो फार है ये होता है एडवर्ब, और इसका मतलब होता है डिस्टेंट फ्रॉम द पोजीशन या प्लेस। मतलब जिस पोजीशन पे आप हो या जिस प्लेस पे आप हो उससे डिस्टेंट, उससे एक डिस्टेंट पोजीशन को रिफर करने के लिए ये यूज किया जाता है। फार होता है एडवर्ब। अफार भी वही होता है। अफार का मतलब होता है अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, अवे भी वही मीनिंग दे रहा है, सेम मीनिंग देता है, ये भी एक एडवर्ब भी है। ठीक है, ये पुराना यूज हो गया, ये पहले यूज किया जाता था, अब इसका यूसेज कम हो गया। अब अफार की जगह सीधे फार यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग सिमिलर मीनिंग है। अवे फ्रॉम मतलब अवे फ्रॉम कहां से, अवे फ्रॉम है पोजीशन, ये यहां पर कोई भी पोजीशन है। अवे फ्रॉम है पोजीशन, किसी पोजीशन से, किस प्लेस से दूर के स्थान को, अवे को रिफर करने के लिए अफार एडवर्ब यूज किया जाता था। इसका यूसेज कम हो गया, अब ज्यादातर ये यूज किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अफार से ही फार बना होगा। ये इन्फ्लेक्शन आता रहता है, समय के साथ शब्द चेंज होते रहते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, अभी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, ऑब्जेक्ट आ भी नहीं रहा। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन ये नहीं लेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा रहता उनके बाद। तो इसका मतलब यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, है भी तो नहीं, सही है, ये तो एडवर्ब लिखा है। किस तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस। बहुत तरह का एडवर्ब होता है, एडवर्ब चैप्टर में मैं बताता हूं। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब लिखा है, सही है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, नाउन प्रोनाउन कोई आएगा नहीं, एडवर्ब लिखा है, सही है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है राइट, ए नाउन है, ये आर्टिकल है। और मैंने भी आपको बताया कि सेंटेंस में अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना हो तो हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अब ये प्रीपोजिशन लगा के तो इस नाउन को जोड़ सकते हैं। ये क्या है, ये नाउन फ्रेज ही तो है। ये अगर नाउन फ्रेज है तो इस नाउन फ्रेज को ऐसे ही लिख दोगे क्या सेंटेंस में, भाई या तो ये सब्जेक्ट बने तो ऐसे ही लिखा जा सकता है बिना प्रीपोजिशन के, या फिर ये ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो ऑब्जेक्ट बनाओ ना इसको। इस एडवर्ब को हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है, यहां पर लिखो फॉर, वेंट फॉर ए राइड। ठीक है, अफार भी सही था, लेकिन इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत थी। भाई किसी भी नाउन को या नाउन फ्रेज को सेंटेंस में अगर जोड़ना है तो हम प्रीपोजिशन से जोड़ के लिखते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करने का, इसीलिए प्रीपोजिशन की एग्जिस्टेंस भी है। प्रीपोजिशन है ही इसीलिए, एक ग्लू का काम करते हैं वो। प्रीपोजिशन के बाद ही उसका नाउन फ्रेज को जोड़ा जा सकता है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद ही उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। इस वजह से अगर मैं इतनी बात समझता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सतुरे के पहले में गलती है। एंड वेंट अफार की जगह नहीं वेंट फॉर होना चाहिए, वेंट फॉर ए राइड, यानी कि सतुरे का फर्स्ट। 18वें में चलिए, 18वें वही एक्टिव पैसिव है, आसान सा है, तुरंत कर दो। द कोरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, द पार्सल वाज नॉट डिलीवर्ड बाय द कोरियर। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा टीचर की जरूरत नहीं है आपको। 19वें सेंटेंस में चलिए, एंटोनियम बताना है किसका, स्टेबल का, लेकिन पढ़ना हमें पूरा सेंटेंस है क्योंकि मीनिंग और कंटेक्स्ट चेंज हो जाते हैं कई बार वर्ड्स के। तो यहां पर क्या मीनिंग है ये पता लगाने के लिए हम पूरे स्टेटमेंट को, सेंटेंस को पढ़कर चलेंगे। आंट में thought that Uncle Ken's job as a manager at Firpose Hotel in Simla was a stable one. देखो स्टेबल का मतलब आपको पता है, नॉट मूविंग या नॉट चेंजिंग, उसी को तो कह सकते हैं स्टेबल। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव नहीं होगा, लुक्रेटिव आपको पता है, लुक्रेटिव ऑफर्स, लुक्रेटिव डील्स होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक, लुक्रेटिव का मतलब हैविंग गुड फॉर्च्यून फॉर यू, हैविंग फेवर फॉर यू, एक ऐसी डील जिसमें तुम्हारे लिए फायदा हो, बेनिफिट्स हो, उसको कहते हैं लुक्रेटिव डील या लुक्रेटिव ऑफर। तो लुक्रेटिव यहाँ पे नहीं आएगा। परमानेंट भी नहीं होगा, परमानेंट तो बल्कि स्टेबल का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड हो गया। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होगा जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चले, ड्यूरेबल बना है ड्यूरेशन से, तो जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चले वो भी ड्यूरेबल होगा। तो ये भी नियर ऑलमोस्ट मीनिंग हो गया स्टेबल की।
ठीक है, ये भी नहीं होगा। हमें तो एंटोनियम बताना है ना, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसको चेंज किया जा सके, जिसके जिसके म्यूटेशंस हो। कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेशंस आए थे ना, तो क्योंकि वो चेंज हो जा रहा था, है ना, अलग अलग बॉडीज से इंटरेक्ट करके वो अलग तरह से अपने जो भी था उसका आरएनए वगैरह उसको चेंज कर ले रहा था। तो 19 का हो जाएगा 4। स्टेबल का एंटोनियम हो जाएगा म्यूटेबल। स्टेबल मतलब जो वैसा ही रहे, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो जाए। 19 का 4। 20वें पे चलिए, द कमेटी विल अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम। होल्ड, सर्वे होल्ड नहीं किया जाता है, मीटिंग होल्ड की जा सकती है। फाइट है सर्वे नहीं, सर्वे को फाइट करने का क्या मतलब है, फाइट सर्वे को नहीं किया जाता। कंडक्ट ए सर्वे, द कमिटी विल कंडक्ट ए सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। ओरिजिनेट भी नहीं होगा, ठीक है। 20 का हो जाएगा 3rd, मीनिंग के बेसिस पे ये हो जाएगा। 21वां, वाटर अंडर द ब्रिज। इस इडियम का मीनिंग बताना है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर। ऐसे इवेंट जो कि गुजर गए हो, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब वो महत्व नहीं रखते। तो 21 का दूसरा, ये तो प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, ये तो आपने रट्टा मारी रखा होगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत चलेंगे 22वें क्वेश्चन पे। नाउ ए डेज ऑनलाइन शॉपिंग इज इजियर शॉपिंग इन ए मार्केट। इजियर आपको लगा है तो कंपैरेटिव होना है, कंपैरेटिव के लिए आपको देन कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। नाउ ए डेज ऑनलाइन शॉपिंग इज इजियर देन शॉपिंग इन ए मार्केट। 22 का हो जाएगा 1st। बाकी ऑप्शन छूने की जरूरत ही नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। 23 पैराजंबल है, वही अपना तरीका रहेगा। 2 सेंटेंसेस का, 2 स्टेटमेंट का हमें लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस बताना है और पहुंचना है जल्दी से एक कंक्लूजन पे। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 टू एंड पॉवर्टी, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड बिल्ड मोर पीसफुल प्रोस्पेरस सोसाइटीज बाय 2030। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द SDGs कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। देखो एक चीज और बताता हूं मैं, जो बच्चे पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह या किताबें वगैरह, वो मेरी बात समझेंगे। जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, एक्रोनियम वगैरह जिन्हें कहते हैं, जैसे SDG यूज कर लिया इसने, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये बाद में यूज की जाती हैं, और जो फुल फॉर्म है वो पैराग्राफ में पहले आती है। कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला जो स्टेटमेंट है ए, ये पहले आएगा, और SDG वाला ये बाद में आएगा। अब ए के बाद बी होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीक्वेंस में ए पहले होगा और बी बाद में होगा। ठीक है, आगे पीछे होंगे ये नहीं मैं कह रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फुल फॉर्म है वो पहले इंट्रोड्यूस करता है राइटर, बाद में उसके लिए शॉर्ट फॉर्म या प्रोनाउन यूज करता है। ठीक है, ये किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक मैनर होता है, एक तरीका होता है। पहले ही अगर शॉर्ट फॉर्म बता देगा तो जो रीडर है, ये जो लिसनर है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ दिया उसने, यार SDGs का मतलब क्या है। तो पहले वो फुल फॉर्म यूज करेगा, बाद में वो पूरा पैराग्राफ में, पूरी बुक में, पूरी किताब में वो SDG बोलता रहेगा, लेकिन पहले वो शुरू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही कहेगा। तो यहां से देखो एक क्लू मिल गया। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो कि एक इंग्लिश रीडर को, जो कि इंग्लिश को समझता है, उसको ये पता होनी चाहिए। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये पहले आएगा, बी बाद में आएगा। अब ए के बाद बी आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ए के बाद बी है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में है, इसको भी कंसीडर करके चलेंगे। आगे देखते हैं। पहले ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, द SDGs आर ए कॉल टू एक्शन टू क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। देखो ए के बाद सी आना चाहिए, क्योंकि ये एज एक तो ऑल्सो लगाया इसने, ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, ये भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लगा रहा है। ये जो है, ये जो सी स्टेटमेंट लिखा है, ये ए का एक्सटेंशन है, ए को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखो, पहले ए में उसने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। अब सी में उसने बताया कि SDGs है क्या। अगर किसी यूनिट को इंट्रोड्यूस किया आपने पैराग्राफ में,
तो अब अगले लाइन में, अगले स्टेटमेंट में आप यही तो बताओगे कि ये यूनिट है क्या। तो ए के बाद आना चाहिए सी, उसके बाद बी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, लेकिन ए सी अगर आ रहा है तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन ही है। फिर भी इसको वेरीफाई करेंगे। एज वर्ल्ड लीडर्स वर्क टू डिलीवर ऑन द 2030 promise, children around the globe are standing up to secure their right to good health, quality education, a clean planet and more। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है, मतलब ए सी बी डी 23वें का थर्ड हो जाएगा। तो हमने यहां से दो चीजें पता की, एक तो ए पहले होगा सीक्वेंस में और बी बाद में होगा, ठीक है। और ए देखो सभी में पहले था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ए सभी में पहले था। फिर उसके बाद डी नहीं आएगा, डी का कोई सीन नहीं है, सी आएगा। अब ए सी पे अगर हम कंफर्म हो गए, ए सी का लॉजिकल सीक्वेंस हमने पता कर लिया, क्योंकि सी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ए के बारे में जो ए में जो यूनिट इंट्रोड्यूस की है, सी उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, और दे ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स। ये जो लिखा है ना उसने, इसी से पता चलना चाहिए कि जो सी है वो ए का एक्सटेंशन है, यानी कि ए सी बी डी हो जाएगा 23rd का थर्ड। 24वें पे चलते हैं। ईडीएम है, ईडीएम का मीनिंग बताना है। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये भी प्रीवियस ईयर का है, पढ़ेंगे। गोइंग फॉर द ट्रुथ नहीं, टेस्टफुल एंड बोरिंग नहीं, डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, हाँ ये है। विद स्केप्टिसिज्म, इसका मीनिंग होता है ना, किसी चीज को हमने डाउट के साथ एक्सेप्ट किया है, डाउट के साथ उसको सुना, एक्नॉलेज किया। एवर रेडी टू कंडम समवन नहीं। 24 का हो जाएगा थर्ड, प्रीवियस ईयर से रटा रटाया ईडीएम है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, 25 पे चलना चाहिए जल्दी से। ये एक पैराजिम्बल है, वही हमारा मेथड रहेगा। शुरू करते हैं। आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड a dozen times, was nearly boiled alive and just missed being cremated. Now my well-being is simply the result of a careful and measured mode of living, and perhaps the most astonishing thing is that 3 times in my youth I was rendered by illness a hopeless physical wreck and given up by physicians. मोर देन दिस, अब देखो मोर देन दिस लगाया गया है, तो मोर देन दिस किसके लिए लगाया गया है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस चीज को, ये जो ऐसी फ्रेजेस होती है ना, मोर देन दिस, ऑल्सो नोन एज द, इससे पता चलता है कि ये किस वाले स्टेटमेंट के कहां पर इनका लॉजिकल ऑर्डर होना है। ये इन क्लू देती हैं, इनको पकड़ के चलना चाहिए। मोर देन दिस, अब ये दिस किसे कह रहा है, किस सिचुएशन को, किस स्टेटमेंट को, किस सिनेरियो को ये दिस कह रहा है, वो पकड़ना है हमें। मोर देन दिस, थ्रू इग्नोरेंस एंड लाइट हार्टेडनेस आई गॉट इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज, डेंजर्स एंड स्क्रैप्स फ्रॉम विच आई एक्सट्रिकेटेड माई सेल्फ एज बाई एनचेंटमेंट। ठीक है, डी देख लेते हैं। बट as I recall these incidents to my mind, I feel convinced that my preservation was not altogether accidental। देखो more than this, जो इसने यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट की है, I got into all sorts of difficulties, dangers, ये B का एक्सटेंशन है। बी में भी उसने डिफिकल्टीज बताई हैं, सी में उसने मोर देन दिस बताया कि इससे ज्यादा भी मैं और डिफिकल्टीज में गया हूं, तो बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद सी तो आना ही चाहिए, यहां पे मैं कंफर्म हूं, ठीक है। और कोई मुझे लॉजिकल ऑर्डर नहीं भी मिल रहा तो, लेकिन ये तो मिल ही रहा है, तो बी सी वाले को देख लेंगे यहां पर कौन से ऑप्शन में, बी सी वाला एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। अब हमें इसे वेरीफाई करना चाहिए, अगर हमें कोई और लॉजिकल ऑर्डर मिल रहा है आसानी से, हो सकता है इसमें और भी कोई लॉजिकल ऑर्डर हो, मुझे ना मिल रहा हो, इंसानी तो हूं मैं भी, मुझे ना मिल रहा हो, मुझसे बड़े किसी ग्रामरियन को मिल जाए, मुझसे बड़े किसी प्रोफेसर को मिल जाए, या आप में से किसी को मिल रहा हो, लेकिन मुझे बीसी मिल गया। अब बीसी मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बीसी वाले ऑप्शन को पहले वेरीफाई करूंगा। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे ठीक से वेरीफाई हो गया और मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया कि हाँ यही लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए चारों सेंटेंसेस का, तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हुए कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो फिर हमें दूसरे लॉजिकल ऑर्डर ढूंढने चाहिए। यही तो प्रोसेस रहेगी कि ह्यूमन हूं, इंसान की तरह काम करूंगा। बी सी के बाद
पढ़ा ए को। More than this, through ignorance and light-heartedness, I got into all sorts of difficulties, danger, escapes from which I extricated myself as by enchantment. I was almost drowned a dozen times, was nearly boiled alive, and just missed being cremated. देखो, सी में उसने जो डिफिकल्टीज बताई हैं, ए में उसने वही और एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ये भी मैंने किया है। बी सी ए तो सही जा रहे हैं हम। डी भी देख लेते हैं। बट एज आई रिकॉल दीज इंसिडेंट्स टू माई माइंड, आई फील कन्विंस्ड दैट माई प्रिजर्वेशन वाज नॉट ऑल टुगेदर एक्सीडेंटल। ठीक है, डी पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि दीज इंसिडेंट्स मतलब जितने सारे इंसिडेंट्स उसने अभी तक बता दिए हैं बीसीए में, उनको रिफर कर रहा है। और आई फील कन्विंस्ड, इससे पता चल रहा है कि ये एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ये लास्ट में होना चाहिए, यानी कि 25वें का पहला। जो हमारा गेस था, जो हमारा लॉजिकल ऑर्डर हमने चुना था, वो सही था। 25वें का फर्स्ट। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ज्यादा टफ नहीं आते हैं, इसी तरह से आपको लॉजिकल ऑर्डर पहचानना है। आप सारे करके आओगे, सारे 100% वाला पेपर आता है। मुश्किल से मुश्किल एक आध वोकैब, इडियम या कोई ऐसा वर्ड पूछ लिया, उसमें भी ऑप्शन आसान दे देगा, तुक्का लग जाएगा। तो 25 का फर्स्ट आ जाएगा। 26वां, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन इन जंबल ऑर्डर। ये भी जंबल ऑर्डर है, इसको भी पकड़ना है। इंस्टेड दे आर कंस्ट्रक्टर्स। देखो, जो वोकैब आती है ना, उसमें रिस्क रहता है। बाकी ये तो आपकी समझ वाली चीजें हैं ना। अगर आपने अपनी समझ को डेवलप कर लिया, 2-4-6 महीने बैठ के अगर आपने समझ को डेवलप कर लिया, कैसे डेवलप करनी है इंग्लिश में समझ, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। लेकिन आपने समझ को अगर डेवलप कर लिया 2-4-6 महीने बैठ के, तो पूरी जिंदगी के लिए क्लियर हो गई। बस अब आपको उसको यूज करते रहना है जगह जगह पर। जितना यूज करते रहोगे उतनी वो पैनी होती रहेगी, उतने आप स्किलफुल होते रहोगे। थोड़ा बहुत जो रिस्क रहता है वो रहता है वोकैब में। एक आध क्वेश्चन या एक आध सिनोनियम, एंटोनियम या कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इधर उधर से पूछ देगा, जो कि थोड़ा टफ होगा, जो कि सुना हुआ नहीं होगा, अटपटा सा होगा। लेकिन उसमें भी चांस ये है कि जो ऑप्शन है वो आसान दे दे। जब ऑप्शन आसान दे देगा तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको अगर उसका मीनिंग नहीं भी पता होगा, तुक्का ही मारोगे तो भी सही हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन वो ऐसा देगा। लेकिन ये तो समझ वाले क्वेश्चन है, या तो समझ डेवलप करो। अभी चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर, जो कि एक पैराजंबल है, वही हमारा मेथड रहेगा, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। इंस्टेड दे आर कंस्ट्रक्टर्स, मीनिंग दे स्क्वीज देयर प्रे टू डेथ बिफोर swallowing इट होल। देखो, इंस्टेड मतलब ये जो इंस्टेड यहां पर लिखा है, इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन आई होगी जिससे कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इंस्टेड यूज किया गया होगा। इंस्टेड क्या करता है आपको पता है ना, इंस्टेड एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। और ये बताता क्या है, एक अपोजिट सिनेरियो को, एक अपोजिट सिचुएशन को। इससे ज्यादा डिटेल में हम कंजंक्शन चैप्टर में जाएंगे, लेकिन अपोजिशन दिखाता है। तो ये जिसका अपोजिशन दिखा रहा होगा वो पहले आई होगी ना सिचुएशन, मतलब इसको भी पहला स्टेटमेंट नहीं होना है। और देखो, किसी ऑप्शन में हो भी नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजाइल ऑन वाटर बट ऑकवर्ड ऑन लैंड, द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, most people assume that anacondas are very poisonous, but they are actually non-venomous. At 29 feet long and 550 pounds, these snakes are huge. देखो, डी से स्टार्ट नहीं होना है क्योंकि इसमें these snakes लिखा हुआ है। these snakes अगर वो लिख रहा है तो पहले उसने कहीं स्नेक्स के बारे में बताया होगा। कहाँ बताया उसने? बी में बताया और सी में बताया है। अब देखो, सी और बी में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन सी वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया, यानी कि आना चाहिए बी। और वैसे भी सी वाला ऑप्शन नहीं होता भी तो भी हम उसे छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्योंकि सी वाले में जो एनाकोंडाज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, वेरी पॉइजनस बट दे आर एक्चुअली नॉन वेनेमस, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन बी में तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है किसी यूनिट को, वो पहले आएगा, या जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए गए हैं वो पहले आएगा। मतलब पहले आप मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे, पहले आप ये बताओगे कि ये सर है, टीचर है, फिर आप ये बताओगे कि ये ऐसी इंग्लिश पढ़ाते हैं, वैसी इंग्लिश पढ़ाते हैं, इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है, इनका
बोलने का तरीका अच्छा है, ये स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। फीचर्स को बाद में तो बताओगे, तो पहले क्या आना चाहिए, इस हिसाब से बी आना चाहिए। अगर सी वाला ऑप्शन होता तो भी मैं उसे नहीं चुनता। मेरे कहने का ये मतलब है, ये इतनी चीजें अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसे ही होते हैं ऐसे होते हैं ये पैराजंबल, और कोई तरीका नहीं है। और जो आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड हटा दिए गए हैं, वो काम वाम नहीं आने वाले हैं, किसी काम नहीं आने वाले हैं, वो किसी काम नहीं, वो बेकार है, फालतू बकवास है वो। उनको जितनी जल्दी दिमाग से निकाल दोगे उतना अच्छा है। ये छोटे छोटे क्लू पकड़ने होते हैं, छोटे छोटे क्लू पकड़ के ये छोटे छोटे क्लू को ही वो शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आपको आदत पड़ चुकी है ना, ट्रिक देख के आपके आंखें चौड़ी हो जाती हैं, अरे ट्रिक मिल गई, अब तो सब काम बन जाएंगे। तो इन्हीं ये छोटे छोटे क्लू को वो ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक रिक नहीं है, छोटे छोटे क्लू है, खुद से पकड़ना सीखिए। कहने का मतलब यह है कि बी से स्टेटमेंट शुरू होना चाहिए। तो बी से अगर शुरू होगा तो बी से शुरू होने वाले तो 3 ऑप्शन है। बी के बाद आना क्या चाहिए, Agile on water but awkward on land, the green anaconda is one of the largest snakes in the world. बी के बाद आना चाहिए डी। बी में क्या बताया, लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। तो जब उसकी लेंथ के बारे में उसने बी में ही बात कर ली, तो अब डी में उसको एट 29 फीट लॉन्ग बताया, तो डी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, एक्सटेंशन ही तो है। तो बी के बाद डी आना चाहिए, और बी के बाद डी आना चाहिए, तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहीं पे आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर 1-2 सेकंड लगा के कंफर्म होना चाह रहे हैं कि यही ऑप्शन है, तो इसे वेरीफाई कर लो। बी डी सी, मोस्ट पीपल अज्यूम दैट एनाकोंडाज आर वेरी पॉइजनस बट दे आर एक्चुअली नॉन वेनेमस। ठीक है, बी डी सी हो जाएगा। इंस्टीड दे आर कंस्ट्रिक्टर्स मीनिंग दे, ठीक है, जो ए है वो सी का अपोजिशन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन वाली फ्रेज होगी कि सोचते लोग ऐसे हैं लेकिन वो है ऐसे। ठीक है, 26 का हो जाएगा 4। 27 पे चलते हैं। ये एक एंटोनियम है, इसमें बताना है द ऑडियंस स्नीड एट द मोनोलॉग अटर्ड बाय द वेटरन एक्टर। इसके लिए आपको स्नीर का मीनिंग पता होना चाहिए। स्नीर का मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट और लुक एट समवन इन ए वे दैट शोज यू डू नॉट रिस्पेक्ट हिम और हर। मतलब किसी के बारे में इस तरह से बात करना, या किसी की तरफ को इस तरह से देखना जैसे लगे कि आप उसकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते। डिसरेस्पेक्टफुल्ली किसी के बारे में बात करना, या डिसरेस्पेक्टफुल्ली किसी को देखना, ठीक है, वो होता है स्नीर। अब अनलीश, इसका एंटोनियम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। अनलीश का मतलब होता है किसी को लीज से रिलीज करना, या कोज समवन और समथिंग टू बी फ्री, किसी को फ्री कर देना। जैसे डॉग होता है, डॉग को आपने बांध के रखा हुआ है, उसके पट्टे को हटा देना, उसको फ्री कर देना, मुक्त कर देना, उसको कहते हैं अनलीश। वेव का मतलब नहीं, वेव का मतलब होता है, वेव तो वैसे एक वर्ब होती है और एक नाउन भी होता है। वेव जब नाउन होती है तो आपको उसका मतलब पता है, तरंग। लेकिन वेव जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है टू शेक हैंड्स। ये ऐसे करके जो हम करते हैं तो हम वेव करते हैं। ठीक है, तो ये भी मीनिंग नहीं है यहाँ पर। लॉर्ड इसका सही मीनिंग हो जाएगा। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, टू प्रेज समवन इन एडमायरेशन, किसी की रेस्पेक्ट के साथ उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, अस्क्राइब भी नहीं होगा। 27 का थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है, सही। लेकिन मीनिंग देख लेते हैं। अस्क्राइब का मतलब हो गया रिगार्ड समथिंग टू बी कॉज्ड या टू बी डन बाय समथिंग एल्स, या ये बताना कि ये जो चीज है ये इस वजह से है, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट कर देना, ये होता है एस्क्राइब का मीनिंग। तो 27 का हो जाएगा थर्ड। 28 पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पता लगाना है। इफ शी हैड बिगन, देखो इनकरेक्टली में अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आपको न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ने की आदत है, तो इस स्टेटमेंट को ना ही पढ़ें, टाइम वेस्ट कराएगा, ढूंढते रह जाएंगे। सीधे 4 ऑप्शन देखें और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला सही है। डेडलाइन सही है। SU देखो, सक्सीडेड गलत लिख दिया, SUCCEDED होना था, DED होना था। 28 का दूसरा। थर्ड इंट्रिकेट सही है। अर्लियर सही है। ये तो ऐसे वर्ड हैं जो खुद प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, और जो बुक्स न्यूज़पेपर पढ़ता होगा वहां भी खूब आते हैं ये वर्ड्स। तो 28 का दूसरा हो गया।
29वें पे चलते हैं, जो कि एक एक्टिव पैसिव है, बहुत ही आसान सा, मक्खन है एकदम, इसको फटाफट कर दो। अ न्यू इन्वेंशन हैज बीन मेड बाय हिम। ठीक है, देखो दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में तो उसने टेंस ही चेंज कर दिया, 29 का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेंस सेम है और कुछ देखना ही नहीं है इसमें। आगे एक क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। क्या आना चाहिए यहाँ पर? ए आना चाहिए टिपिकल, द या ह्यूज। द आना चाहिए। देखो सोलर सिस्टम एक फिक्स है, डेफिनेट एंटिटी है, उसके लिए हम द लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, हम जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा सन है, उस वो तो एक डेफिनेट एंटिटी है, डेफिनेट यूनिट है, तो उसके लिए हम द लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं। इट इज ए नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन टाइप्स, प्रोसेस, सीन्स, कल्चर्स। माइथोलॉजी की बात कर रहा है, रिलीजन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कल्चर्स आना चाहिए। इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, 31 का हो जाएगा 4। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ एनर्जी, गेस्चर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, 32 का 2 हो जाएगा। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। ठीक है, 32 का हो गया 2। इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड। अब देखो सिमिली लग रहा है यहाँ पर, एज वाइड देन तो आएगा नहीं, अबाउट भी नहीं आएगा, एज आएगा। ये तो इससे ज्यादा सिंपल क्लोज टेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता था, यानी कि 33 का हो जाएगा 3rd। आगे एक कॉम्प्रिहेंशन है। देखो कॉम्प्रिहेंशन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पहले उसे पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ उसको उसी स्पीड से समझना है। अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जब भी कोई एग्जामिनर किसी एग्जाम में देता है तो वो चेक करना चाहता है आपकी समझ, कि आप किसी चीज को, सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, या किसी बुक को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी पैराग्राफ को, कंपोजिशन को स्टडी करके उसे समझे कितना समझ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही वही है। कॉम्प्रिहेंड एक वर्ब होती है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड से ही तो बना है, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही वही है। तो आप अगर कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक लेके चल रहे हैं तो भूल जाए, काम नहीं आने वाली है। किसी एक आध दो सिचुएशन में काम आ भी गई तो उससे आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको काम करना पड़ेगा अपनी समझ पर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। As the sun inches closer to its peak activity in its solar cycle, an explosion has been picked up behind the northeastern limb of the star in our solar system. Solar observatories saw bits and pieces of the explosion which remain obscured in view from Earth's orbit. The explosion was stopped on 31 July at around 2309 UT, and Earth orbiting satellites registered a long-lasting C9.3 class solar flare. The intensity is probably an underestimate because it was partially eclipsed by the edge of the sun. NASA Solar Dynamics Observatory saw hot debris flying away from the blast site space weather, which tracks the solar activity reported. While the explosion was powerful, experts have predicted that Earth is not in the line of fire from the sun. Scientists are expected to get a view of the active region later this week as it comes to sight. Earth is not in the line of fire. The explosion is significant because it may herald an active region set to emerge over the sun's northeastern limb later this week. A new sunspot group could bring an end to weeks of relative quiet, space weather said in its report. ठीक है, पढ़ लिया और मेरी समझ में आ गया। अब अगर 2-3 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर दूंगा बिना पैराग्राफ को देखे। एक आध क्वेश्चन में अगर मुझे देखना ही पड़ा तो मुझे ये तो पता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में थी, कौन सी लाइन में थी, आगे थी, पीछे थी, ऊपर थी या नीचे थी। देख लेते हैं 34 का फर्स्ट। ये कह रहा है सिनोनियम बताओ स्पॉटेड का। विटनेस्ड, प्लेस्ड, स्पेकल्ड, स्प्लोची। देखो मैं सही बताऊं ना, मुझे स्पेकल्ड और स्प्लोची के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन स्पॉटेड का मुझे पता है मीनिंग विटनेस्ड होगा।
यानी कि 34 का फर्स्ट। 35 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द, इसका भी सिनोनिम बताना है। पार्शियली, सपोर्टिवली नहीं, फ्रैंकली नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्टली। 35 का हो जाएगा 4। दो सिनोनियम तो ये तो आपको पता ही होंगे, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं भी पढ़ते तो भी हो जाते हैं। डेवरिस, डेवरिस का सिनोनियम बताना है। रेज, लिक्विड, स्पैक्स। स्पैक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल मार्क। स्पेकल जो दिया था शुरू में वो इसी से बना हुआ, स्पैक्स से बना हुआ स्पेकल। डेट्रिटस, डेट्रिटस का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक जो फालतू की चीजें होती हैं उनको बोल देते हैं डेट्रिटस। तो डेब्रिस का ऑप्शन सिनोनियम हो जाएगा डेट्रिटस। डेब्रिस का मतलब भी वही है, वेस्ट या यूज्ड आइटम के बाद जो बचा। तो 37 पे चलते हैं। 36 का हो गया 4, 37 पे चलते हैं। इसका भी सिनोनियम बताना है। चारों क्वेश्चन में सिनोनियम पूछ लिया यार इसने पैसेज पढ़वा के। चलो कोई बात नहीं। पीक, ग्लांस, बॉटम, जेनिथ, पॉइंट। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट अबव यू, सीधे ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको जेनिथ बोलते हैं। यानी कि 37 का हो जाएगा थर्ड, पीक का हो जाएगा जेनिथ। अगले कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं। आगे भी एक कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये कॉम्प्रिहेंशन ऐसा दिख रहा है मुझे, इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को ध्यान रखना तो बहुत मुश्किल है, एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए भी। सभी साधारण व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं तो, लेकिन अगर हम इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि किससे रिलेटेड, किससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ दी है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं। नोट विद स्टैंडिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स राइस एक्सपोर्ट फुटप्रिंट इन द अफ्रीकन, एशियन एंड यूरोपियन यूनियन मार्केट्स, thus having the largest share in the global rice trade. The robust global demand also helped India's growth in rice export. In 2021, India's rice export, basmati and non-basmati, rose by a huge 87% to 17.72 million ton from 9.49 million ton achieved in 1920. In terms of value realization, India's rice export rose by 38% to $8,815 million in 2021 from $6,397 million reported in 1920. In terms of rupees, India's rice exports grew by 44% to rupees 65,290 crore in 2021 from 45,379 crore in the previous year. In the first 7 months of the current financial year 21-22, India's rice export rose by more than 33% to 11.79 million ton from 8.9 million ton achieved during April-October 2021. It is anticipated that India's rice export in 21-22 would likely surpass the record feat of 17.72 million ton achieved in 2021. In 2021, India shipped non-basmati rice to 9 countries: Timor-Leste, Puerto Rico, Brazil, Papua New Guinea, Zimbabwe, Burundi, Eswatini, Myanmar, and Nicaragua, where exports were carried out for the first time, or earlier the shipment was smaller in volume. India's non-basmati rice export was valued at $4,796 million, 35,448 crore in 2021, with basmati rice export a close second at $4,018 million, 29,849 crore. In terms of value of basmati rice export in 2021, top 10 countries: Saudi Arabia, Iran, Iraq, Yemen, United Arab Emirates, United States of America, Kuwait, United Kingdom, Qatar, and Oman have a share of close to 80% in the total shipments of aromatic long grain rice from India. Top 10 countries: Nepal, Benin, Bangladesh, Senegal, Togo, Cote d'Ivoire, Guinea, Malaysia, Iraq, United Arab Emirates have a share of 57% in India's total export non-basmati rice in 2021 in terms of volume. ठीक है, फटाफट पढ़ा इसको, क्योंकि ये आंकड़ों वाला है तो इसमें आंकड़े तो ध्यान रह नहीं पाएंगे। बस ये देख लेते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में है और कहाँ है, क्योंकि यहीं से वो पूछेगा टाइटल, थीम पूछेगा, और भी एडिशनल चीजें पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि एक्सपोर्ट हुआ तो कितना हुआ, कहाँ को हुआ। क्वेश्चन पर चलते हैं। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। अब देखिए, आप इसका रिप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपने कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ा हो। इसमें 4 क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन से वाले का रिप्लाई इस कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेज को पढ़कर दिया जा सकता है, किस वाले का नहीं दिया जा सकता। किस वाले का नहीं दिया जा सकता उसको चूज आउट करना है इसमें। तो हाउ मच राइस बासमती एंड नॉन बासमती वाज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया 2021, इसके बारे में जिक्र है। क्वांटिटी बासमती की बताई गई है, नॉन बासमती की बताई है, हाउ मच। ठीक है,
टन में बताया गया है। हाउ मच बासमती राइस वाज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन 2021? देखिए राइस की क्वांटिटी बताई गई है, बासमती कितना था, नॉन बासमती कितना था, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? इसके बारे में इंफॉर्मेशन हाउ मच नहीं है, टन में नहीं है। प्राइस बताया गया है नॉन बासमती का और बासमती का कि इतनी वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ, इतनी वैल्यू का बासमती राइस गया, लेकिन कितने टन बासमती गया, कितना टन नॉन बासमती, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हो सकता है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बासमती राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? ये बताया गया है यहाँ पर 4018 मिलियन यूएस डॉलर, और नॉन बासमती था 4796। तो इसका आंसर भी दिया जा सकता है। विच टॉप 10 कंट्रीज बाई नॉन बासमती राइस फ्रॉम इंडिया? ये दी तो है इसने, आसपास की दी है। इंडिया शिफ्ट नॉन बासमती राइस टू 9 कंट्रीज: टिमोर लेस्टे, प्यूर्टो रिको, ब्राजील, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, इस्वानी, म्यांमार, निकारागुआ। मतलब पुअर कंट्रीज हैं ज्यादातर इसमें। तो 38 का हो जाएगा दूसरा। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से, इस कॉम्प्रिहेंशन से नहीं दिया जा सकता, बाकी का दिया जा सकता है। 39 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंपोर्टेड राइस फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टाइम ठीक है, यहां पर लिखा है इसने, ये जो नॉन बासमती राइस वाली लाइन मैंने पढ़ी थी अभी, इसी में लिखा है इसने फॉर द फर्स्ट टाइम और अर्लियर द शिपमेंट वाज स्मॉलर इन वॉल्यूम। पहला, दूसरा, तीसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, तो ये हो जाएगा ब्राजील। इराक, यूएई, बांग्लादेश नहीं, ब्राजील। ब्राजील को उसने फर्स्ट टाइम, ब्राजील तो खुद इतना बड़ा नेशन है, चावल तो उगा ही लेता होगा वो अपने लिए। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंपोर्ट्स बासमती राइस फ्रॉम इंडिया? बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल ये नॉन बासमती मंगाता है, कुवैत मंगाता है बासमती। कुवैत पैसा है ना शेखों के पास, तो वो तो बासमती मंगाएंगे, और वो भी एरोमेटिक बासमती मंगा रहे थे, सुगंध वाला। 41, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ राइस एक्सपोर्ट इन द ईयर 21-22? It will remain the same as the 17.72 million ton rice export achieved in the 2021. It may fall below the 17.72 million ton rice export achieved in 2021. It will not pass beyond the 17.72 million ton rice export achieved in the 2021. It will exceed the 17.72 million ton rice export achieved in 2021. मेरे ख्याल से 41 का 4 होना चाहिए। उसने बोला था इसमें कि go beyond। तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़िए। इन द फर्स्ट 7 months ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंडियाज राइस एक्सपोर्ट रोज बाय मोर देन 33%। इट इज एंटिसिपेटेड दैट इंडियाज राइस एक्सपोर्ट, दूसरी लाइन पढ़िए, तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन पढ़िए। It is anticipated that India's rice exports in 21-22 would likely surpass the record feat of 17.72 million ton achieved in 2021। यानी कि 2021 में जो 17.72 मिलियन का जो रिकॉर्ड हुआ है, इसको भी सरपास कर देगा 21-22 में। तो 41 का हो गया 4। आगे भी एक कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। Tens of thousands of people who lost their homes in a catastrophic earthquake huddled around campfires in the bitter cold and clamored for food and water on Thursday, 3 days after the Templar hit Turkey and Syria and killed more than 19,300 on Monday, 6 February 2023. Emergency crews used pickaxes, shovels, and jackhammers to dig through twisted metal and concrete and occasionally still pulled out survivors. In the Turkish city of Antakya, dozens scrambled for aid in front of a truck distributing children's coat and other supplies. Many of those who lost their homes found shelter in tents, stadiums, and other temporary accommodation, but others slept outdoors. In Antakya, over 100 bodies were awaiting identification in a makeshift morgue outside the hospital. Authorities called off search and rescue operation in the cities of Kilis and Sanili Rufa, where destruction was not as severe as in other impacted regions.
The United Nations is authorized to deliver aid through only one border crossing, and road damage has prevented that. Thus far, the United Nations officials pleaded for humanitarian concerns to take precedence over wartime politics. The scale of loss and sufferings remained massive. Turkish authorities said on Thursday that the death toll had risen to more than 16,100 in the country, with more than 64,000 injured. In Syria, which includes government-held and rebel-held areas, more than 3,100 have been reported dead and more than 5,000 injured. Rescue teams urged quiet in the hope of hearing stifled pleas for help, and the Syrian paramedic group known as the White Helmets noted that every second could mean saving a life. But more and more often, the teams pulled out dead bodies. It was not clear how many people were still unaccounted for in both countries, Turkey and Syria. Turkey's disaster management agency said more than 110,000 rescue personnel were now taking part in the effort, and more than 5,500 vehicles, including tractors, cranes, bulldozers, excavators, had been shipped. The foreign ministry said 95 countries have offered help. More than half of that number have sent a total of nearly 6,500 rescuers. Another 2,400 more are still expected to arrive. International aid for Syria was far more sparse. Efforts there have been hampered by the civil war and the isolation of the rebel-held region along the border that is surrounded by Russia-backed government forces. कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद सीधे चलते हैं 42 क्वेश्चन पर. Why is the international aid much lesser in Syria than in Turkey? Because Syria is a war-torn country and there are areas under rebels. Because the destruction was not as severe in Syria as in Turkey. ये सही रीजन नहीं है इंटरनेशनल एड के. बिकॉज द रोड्स हैव बीन डैमेज देयर, ये हो सकता है. बिकॉज द यूनाइटेड नेशन इज अलाउड ओनली वन बॉर्डर क्रॉसिंग एंड सीरिया इज नॉट अलाउड. पहला ऑप्शन ज्यादा सही होगा. बिकॉज सीरिया इज ए वार टोन कंट्री एंड देयर आर एरियाज अंडर रिबल्स. इसी वजह से जो इंटरनेशनल एड है वो सीरिया में कम है. 42 का हो जाएगा फर्स्ट. 43 पे देखिए, द पैसेज हाईलाइट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट द सफरिंग ऑफ पीपल इन द अर्थक्वेक हिट एरियाज ऑफ टर्की एंड सीरिया. ये बताता है पैसेज. द फॉरेन एड बीइंग ऑफर्ड टू टर्की एंड सीरिया, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. सीरियाज रेबल एल्ड एरियाज एंड द सिविल वार गोइंग ऑन देयर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 43 का थर्ड हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ के देख लेते हैं. द रेस्क्यू वर्क बीइंग कैरिड आउट इन टर्की एंड सीरिया, इसके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन है. तो 43 का हमने फाइनल किया थर्ड ऑप्शन. 44, हाउ मेनी फॉरेन रेस्क्यू वर्कर्स आर एंगेज इन द रेस्क्यू वर्क, इसके बारे में तो उसने बताया था. 6,500 रेस्क्यूअर्स लिखा है ये पहला. दूसरा लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ये. तो ये हो जाएगा 44 का दूसरा ऑप्शन. 45 पे चलते हैं. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. क्लैमर्ड, क्लैमर का मतलब हो जाएगा स्क्रीम, यानी कि ए का 2. स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल्ड का मतलब जोशल, ठीक है. बी का थर्ड हो गया. हैम्पर्ड का मतलब हो गया चेक्ड. प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे वर्ड हैं. 45 का हो जाएगा A2 B3 C1. 45 का हो जाएगा पहला ऑप्शन. इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, समझते हुए, दिमाग लगाकर, गलतियां कम करनी है. अगर किसी एक आध कॉम्प्रिहेंशन में या क्लोज टेस्ट में आप फंस जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए. गलत करने से कोई फायदा नहीं है. थैंक यू. मिलते हैं अगले सेशन में.